अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ वाजिद मलिक। और आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेकर आया हूँ वो है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न जो है पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी बीमारी के अंदर काउंट होती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये है कि हमने हार्ट बर्न को बहुत ही ज़्यादा लाइट ले लिया है, जबकि इसके जो केसेस हो वो डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और आज जो हम टॉपिक को कवर करेंगे वो इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि इसके अंदर हम ये जो हमारी जो डिज़ीज़ है हार्ट बर्न की, उसको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हार्ट बर्न को ट्रीट नहीं करते तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके कॉजेज़ हम डिस्कस करेंगे और इनके साइन एंड सिम्टम्स हम आज डिस्कस करेंगे। ये तमाम चीज़ें आज के टॉपिक में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्ट बर्न एक ऐसी बीमारी है जिसको हमें सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके केसेस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके केसेस डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मैं आपके साथ कुछ स्टडी शेयर करना चाहूँगा जो कि 2020 के अंदर कंडक्ट की गई थी। और उसमें उन्होंने जो है जो पेशेंट लिया गया, उन्होंने 497 पेशेंट्स लिए, जिसके अंदर 78% जो है हार्ट बर्न को फेस कर रहे थे। और मेजॉरिटी एजेस कौन सी मिली हमें? 18 से 35 साल के जो एज ग्रुप थे वो हार्ट बर्न को फेस कर रहे थे। हार्ट बर्न और GERD जो है बेसिकली हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हाँ, कराची के अंदर आप अगर मेजॉरिटी देखें तो वो लोग जंक फूड को बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करने लगे हैं। सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल मिनिमम हो गया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब हम हार्ट बर्न और गर्ल्स को जब हम ट्रीट नहीं करते तो हमें फिर अल्सर की तरफ जाना पड़ता है। जब हम हार्ट बर्न और गढ़ को ट्रीट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अल्सर का जो रेशो है हमारे कराची के अंदर, उसकी भी मैं एक स्टडी शेयर करना चाहूँगा कि ये 9000 जो है पेशेंट लिया गया, जिसके अंदर 2260 पेशेंट जो है अल्सर को फेस कर रहे हैं। अब अल्सर होता है किन किन लोगों को है और किन वजहों से होता है? हार्ट बर्न और गर्ड्स की शिकायत तो मैंने आपको बता दी, मगर इसके अंदर दो वजह एक और होती है, वो होती है एच पायलोरी बैक्टीरिया, दूसरा एनसेट। एनसेट कौन सी मेडिसिन होती हैं? एनसेट वो होती हैं जो कि हम नॉर्मली सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं लेता, मैं उसको सॉल्ट बता देता हूँ। पैरासीटामोल हो गया हमारे पास, इसके अलावा एस्प्रिन हो गया। ये इस तरीके के मेडिसिन जो कि पेन रिलीफ करने के लिए हम लेते हैं, उनकी वजह से भी हमें हार्ट बर्न और गर्ड्स की शिकायत होती है। और जब हम हार्ट बर्न और गर्ड्स को हम जब ट्रीट नहीं करते तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? अल्सर। अल्सर में अगर मैं आपको बताऊं कि अल्सर जो है, इन्होंने जब पेशेंट लिए, इसके अंदर इन्होंने 160 116 पेशेंट जो है इन्होंने रखा अशफालोरी इन्फेक्शन के लिए, और एनसिड के ऊपर उन्होंने 22 पेशेंट लिए। हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला नेट कि 80 पेशेंट, 116 में से 80 पेशेंट जो है एच पायलोरी बैक्टीरिया की वजह से फेस कर रहा है। किसको? हार्ट बर्न को। और एच पायलोरी बैक्टीरिया आपको पता है कि वो जंक फूड के अंदर भी पाया जाता है। इसके साथ साथ एनसेड। एनसेड मैंने आपको बता दिया कि एनसेड जो है हमारे पास वो मेडिकेशन होती है जो कि हम पेन किलर के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ एक और स्टडी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, जो कि मैंने आपको बताया कि जब हम हार्ट बर्न को ट्रीट नहीं करेंगे तो अल्सर की तरफ जाएगा, जब हम अल्सर को ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर वो कैंसर की तरफ जाएगा। और कैंसर की भी एक स्टडी शेयर करना चाहूँगा जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल कैंसर 2018 से 2020 तक का डेटा उन्होंने शेयर किया कि हमारे पास किन किन टाइप्स के कैंसर्स के पेशेंट जो है रिपोर्ट होते हैं। जिसमें उन्होंने जो है बताया कि सिर्फ स्टमक की मैं बात करूं कि 3.4% पेशेंट जो है इनके पास रिपोर्ट होता है इन 2018 से 2020 के टाइम ड्यूरेशन के अंदर। इसके अंदर इन्होंने जो है टोटल एजेस और तमाम चीज़ें बताई
इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो आपको ये समझने की है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो सरवाइव कर रहा है पेशेंट, उनको हार्टबर्न और गट को जब हम ट्रीट नहीं करते, फिर हम अल्सर को भी इग्नोर कर देते हैं, खैर हो गई, चलता रहेगी कहानी जब तक हम चलाते हैं। मगर आपको पता है जब कैंसर हो जाता है तो कैंसर के कितने फोर्थ स्टेज के बाद जाकर हमें पता चलता है कि हमें कैंसर हो गया। और उन्होंने नंबर ऑफ पर्सन भी बताया कि हमने जो है 166 पेशेंट में से 127 जो पेशेंट था वो था जो के सरवाइव कर रहा था फोर्थ स्टेज के ऊपर, और 61 पेशेंट तो वो था जो के ट्रीटेबल भी नहीं था, जिसको हम ट्रीट भी नहीं कर सकते थे। और सिर्फ 19 पेशेंट वो थे जो फर्स्ट स्टेज में ही जो है अपनी डिजीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और देन उसके बाद वो अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चार्ट आप लोगों को बता रहा है कि हम कितने लापरवाह होते जा रहे हैं अपनी इस छोटी सी एक डिजीज को इग्नोर करके। हमें फोर्थ स्टेज में हमें पता चलता है कि हमें कैंसर हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि इंडिकेशन जो है जी कौन कौन सी होती हैं। वो पेप्टिक अल्सर होता है, एरोसिव इसोफेगाइटिस होता है और गार्ड होता है। इसोफेगाइटिस स्फिंक्टर, ये थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी कि आखिरकार इसकी साइंस क्या है। मैं ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये अल्लाह पाक ने हमें दो स्फिंक्टर दिए हैं। स्फिंक्टर इसलिए दिए हैं जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारा खाना यहाँ से होता हुआ स्टमक में पहुँचता है, और स्टमक में पहुँचने के बाद हमारा खाना वापस से मूव ना हो उससे बचने के लिए अल्लाह पाक ने यहाँ पर एक स्फिंक्टर दिया है। ये ऐसा डक है कि ये सिर्फ आ सकता है, वापस जाने का इसका रास्ता थोड़ा सा नेरो कर दिया गया है। इसी तरीके से एक स्फिंक्टर दिया गया है यहाँ पर, वो इसलिए दिया गया है कि ताकि जब तक स्टमक का प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता हमारा खाना आगे मूव ना हो। तो होता क्या है कि जब हमें गट की प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो ये स्फिंक्टर है ये ओपन हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल इस स्टमक है और ये गट वाला स्टमक है। ठीक है, इस स्टमक में, ये नॉर्मल स्टमक में देखो ये हमारा खाना यहाँ पहुंचा, उसके बाद वो यहाँ ही है, उसके बाद ये मूव नहीं हो रहा, ये हो गया रहा है कि ये बंद पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हमें गट की प्रॉब्लम नहीं हो रही। मगर समटाइम ऐसा होता है कि हम अपनी स्टमक की कैपेसिटी से ज़्यादा हम खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है जिसकी वजह से हमारा ये स्फिंक्टर ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद हमारा जो खाना है वो रिफ्लेक्ट मार रहा होता है। अब जब हमारा खाना यहाँ पहुँच जाता है तो जो हमने खाना खाया हुआ होता है उस टाइम तो वो नॉर्मल खाया हुआ होता है, मगर जब वो स्टमक में पहुँचता है तो यहाँ पर HCl होता है। HCl जो है जब वो उसके साथ मिक्सअप होता है तो वो स्टमक खाने के साथ साथ वो भी मिक्सअप होकर आगे मूव हो रहा है। अब इसकी एक और एग्जांपल बेहतरीन दे सकता हूँ कि ये आप हमारा स्टमक देख लें। अब ये हमें अल्सर हो क्यों रहा है, इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल से लेते हैं कि ये हमारे हाथ है, इस हाथ के ऊपर जो हमारी ये स्किन है इसके ऊपर अभी मैं पानी गिराऊँ, नमक गिराऊँ, मिर्ची गिराऊँ तो मैं नहीं समझता हमें ये फील होगा, और उसको मैं ऐसे करूँगा तो वो उड़ भी जाएगा। मगर इसी के नीचे अगर अभी मुझे थोड़ी सी एक खरोच लग जाए और इंटरनल लेयर मुझे थोड़ी सी नज़र आ जाए और उसी के ऊपर मैं अगर नमक या मिर्ची या पानी भी गिराऊं तो मुझे बाकायदे फील होगा कि मेरे स्किन के ऊपर कोई चीज़ गिरी है। क्यों? क्योंकि अपर जो लेयर है वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि इसके ऊपर इस तरह की कोई भी चीज़ गिर जाए तो वो फील नहीं कर सकती। मगर इसी के नीचे जो लेयर है वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं की गई कि वो उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। इसी तरीके से जो स्टमक है, इस स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। हमारा HCl जब भी प्रोड्यूस होता है तो वो प्रोटेक्टिव लेयर इस लेवल की होती है कि वो उस HCl को बर्दाश्त कर सके। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारी जो ये स्किन है, इस स्किन के ऊपर आप कुछ भी चीज़ गिराएं तो वो इस लेवल की बनी हुई है कि वो उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर सकती है। मगर इसी को जब हटा दिया जाए तो फिर हमें नमक, मिर्ची या कोई भी चीज़ गिराऊंगा तो क्या होगा कि वो फील होगी।
वो उस इंटरनल लेयर इस लेवल की नहीं बनी हुई कि वो उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। इसी तरीके से जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जब वो डैमेज होती है तो इंटरनल लेयर जो है HCl को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हटती क्यों है? एनसिड की वजह से। एनसिड जो है क्या करता है, वो इस प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज कर देता है। आप अक्सर देखोगे कि जब भी डॉक्टर्स एनसिड दे रहे होंगे तो उसके साथ वो PPI लाजमी देंगे। तो एक रीज़न ये होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि एच पायलोरी बैक्टीरिया की वजह से भी जो है हमें अल्सर हो जाता है। इरोसिव इसोफेगाइटिस ये पेप्टिक अल्सर था। पेप्टिक अल्सर मीन्स स्टमक के अंदर अल्सर हो जाना, यानी कि मैदे के अंदर जख्म हो जाना। और इरोसिव इसोफेगाइटिस में क्या होता है कि यहाँ पर सांस की नाली के अंदर अल्सर हो जाता है, यानी कि सांस वाली नाली के अंदर जख्म हो जाना, और वो भी इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से होता है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है ये एक डिजीज़ हो गई है? कैसे पता चलेगा कि उस एरिया के अंदर पेन होगा? अगर हमें सांस वाली नाली के अंदर अगर हमें अल्सर है तो हमें सांस वाली नाली के अंदर पेन होगा। स्टमक में अगर अल्सर हो गया तो हमें पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, वेट लूज होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाइट है वो हमारी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, खून वाली उल्टियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी, और स्टूल जो है वो हमारा ब्लैक आना स्टार्ट हो जाएगा। ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। और इसके साथ साथ कॉजेज़ में अगर बताता चलूँ, मैंने आपको जैसा कि बताया एच पायलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है, एनसेट्स को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। स्मोकिंग और कैफीन की वजह से भी हमें अल्सर हो जाता है। स्मोकिंग और कैफीन के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि ये एक बड़ी डिबेट है। तो ये तमाम कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमें अल्सर हो जाता है। हमेशा की तरह हम एक प्रोडक्ट ज़रूर डिस्कस करते हैं, और न्यूट्रोफार्मा की प्रोडक्ट्स आती हैं जिसके अंदर ओमिप्राजोल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट है, ओमिनियो स्टैंड के नाम से, और न्यूट्रोडेक्स है डेक्सलैंसोप्राजोल के अंदर। ओमिनियो स्टैंड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ओमिनियो स्टैंड हमने इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि इसके अंदर ओमिप्राजोल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट हमने ऐड किया है। अब इसका एडवांटेज क्या है? ओमिप्राजोल जो है वो HCl की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो जो हमारा HCl हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसे पेशेंट जो कि ओमिप्राजोल नहीं ले सकते, जैसे कार्डिक पेशेंट है, कार्डिक पेशेंट जो है ओमिप्राजोल नहीं ले सकता, तो उसमें जो है उसका ड्रग इंटरेक्शन है कार्डिक मेडिसिन के साथ, तो अल्टरनेट हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा? डेक्सलैंसोप्राजोल। डेक्सलैंसोप्राजोल की आपको जो है यूनिकनेस बताता हूँ कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर बेसिकली 2 पैलेट्स यूज़ किए गए हैं, जो कि 25% सबसे पहले रिलीज होता है और पेशेंट की साइन एंड सिम्टम्स को इम्प्रूव कर देता है, और 75% जो है वो 4 से 5 घंटे बाद जो है वो रिलीज होता है, जिससे पेशेंट की बॉडी के अंदर 24 आवर्स डेक्सलैंसोप्राजोल मौजूद होती है। अब सेकेंड इसका जो है एडवांटेज कार्डिक सेफ्टी है। आप कार्डिक के पेशेंट को इजीली आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो तीसरा एडवांटेज है वो कैटेगरी बी है। कैटेगरी बी के अंदर आप इसको इजीली दे सकते हैं। नंबर 4, जितने भी ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेंसाप्राजोल, डेक्स जो आते हैं उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन रखी गई, बिफोर मील या आफ्टर मील लेने होते। इस डेक्सलैंसोप्राजोल को लेने से आपको ये एडवांटेज है कि आप इसको किसी भी वक्त ले सकते हैं और दिन में एक बार लेनी है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि मैंने आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको साथ शेयर की है। आज की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम होती है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर चाहिए हो किसी और डिजीज़ के ऊपर, किसी और ड्रग के ऊपर, तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।